गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आप सभी ने निबंध का अध्ययन किया है। निबंध में आप सभी ने चारों प्रकार के निबंधों का उदाहरण देखा है और आप सभी से यह भी कहा गया था कि आप स्वयं भी एक निबंध लिखने का प्रयास कीजिएगा कि आप अपने निबंध किस प्रकार से अच्छे कथनों का, सूक्तियों का, अच्छे उदाहरणों का प्रयोग करते हुए लिख सकते हैं। बच्चों, इसके बाद से जो व्याकरण के अंतर्गत आपका दूसरा टॉपिक है वह है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश आप पिछली कक्षाओं में भी इसका उत्तर लिखते रहे हैं, जो आप पहले से पढ़े हुए नहीं होते हैं और वह आपको एग्जाम में मिलता है। आप वहाँ पढ़ते हैं और फिर तुरंत उसका उत्तर देते हैं। लेकिन आपके क्लास में थोड़ा अलग यह इसलिए हो जाता है क्योंकि अब आपको गद्यांश से उत्तर छांट कर नहीं लिखना होता है, बल्कि गद्यांश पर आधारित उत्तर लिखना है। इस बात को समझना आवश्यक है। अर्थात आप गद्यांश पढ़ते हैं और पूछी गई बातों का उत्तर अपनी भाषा में अपने अनुसार लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए एक उदाहरण हम लोग देखते हैं और फिर देखते हैं उस पर किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और उस प्रश्न का उत्तर किस तरह से दिया गया है। इसके बाद एक अपठित गद्यांश मैं आपको बताऊंगी, जिसे आप लोग लिख करके अपनी व्याकरण की कॉपी में अभ्यास करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं पेज नंबर 166। पेज नंबर 166 इस पर आ जाएं सभी बच्चे। इस पर एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है। निम्नलिखित गद्यांश को सावधानी से पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में लिखिए। अब देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है। हंसने का जीवन में क्या महत्व है? इसे हम सभी जानते हैं। हंसना मन और शरीर को पुलकित करता है, चिंताओं को मनुष्य से दूर रखता है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करता है। मशहूर फ्रांसीसी लेखक वॉल्टेयर ने इसे टॉनिको का टॉनिक कहा है। शायद यही कारण है कि कुछ डॉक्टर मरीजों का इलाज आरंभ करने से पहले उसे हंसाने का प्रयास करते हैं। अगर जीवन से हंसी नामक तत्व निकाल दिया जाए तो जीवन नर्क से भी बदतर बनकर रह जाएगा। एक हास्य लेखक का मत है कि हंसी मन को भोजन देती है और शरीर के भोजन को पचाती है। यूं तो हंसने का कार्यक्रम 12 महीने 30 दिन जारी रहता है, पर अनेक देशों में इसके लिए विशेष दिन भी निर्धारित किए गए हैं। पश्चिमी देशों में तो मूर्ख दिवस प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को मनाने की प्रथा रही है, जो अब हमारे देश में भी प्रचलित हो चुकी है। हमारे पूर्वजों ने हंसने के लिए होली का विशेष दिन निर्धारित किया था। आधुनिक काल में जैसे जैसे मनुष्य की व्यस्तता बढ़ रही है, वैसे वैसे हंसी की आवश्यकता भी बढ़ रही है। हंसने वाले लोग भी तरह तरह के होते हैं, उत्कृष्ट कोटि के भी और निकृष्ट कोटि के भी। उत्कृष्ट यानी अच्छे कोटि के और निकृष्ट यानी निम्न कोटि के भी। उत्कृष्ट और निकृष्ट का क्या मतलब हुआ? जैसे एक अच्छी बातों पर हंसना हो गया और कुछ लोग जो है भद्दे फूहड़ बातें करके हंसते हैं, तो वो निकृष्ट कोटि के लोग हो गए। ठीक है, आगे और देखते हैं। उदाहरण के लिए किसी विकलांग व्यक्ति पर हंसने को बहुत ही निकृष्ट हंसी माना जाता है। कुछ लोगों की राय है कि जो लोग अपने पर हंस सकते हैं वो उत्कृष्ट कोटि की हंसी हंस सकते हैं, यानी कुछ लोग अपने पर ही हंसते हैं, अपनी गलतियों पर हंसते हैं, वो उत्कृष्ट कोटि की हंसी है। लेकिन जो किसी को देखकर उसका मजाक बनाकर और गलत बातों पर हंसते हैं, वो निकृष्ट कोटि की हंसी है। हंसना मनुष्य की अनिवार्यता है। जोकर के बिना कोई भी सर्कस नहीं चल सकता। फिल्मों में कॉमेडियन की मुख्य भूमिका होती है। कार्टून, चुटकुले भी पत्र पत्रिकाओं में अपना विशेष स्थान रखते हैं। हास्य का जुड़वा भाई है व्यंग्य, पर वास्तव में ये दोनों अलग हैं। दोनों के अंतर को समझना आवश्यक है। हास्य अधिक स्थूल होता है, किस बात पर हंसा गया यह समझते देर नहीं लगती। इसके विपरीत व्यंग्य अधिकतर सूक्ष्म होता है। लेखकों का मत है कि व्यंग्य जितना सूक्ष्म होगा
उतना ही उत्कृष्ट माना जाएगा। अच्छे व्यंग्य की यह खूबी है कि जिस पर व्यंग्य किया जाता है वह भी आनंदित हुए बिना नहीं रह सकता। पर तमाम बातों की तरह हास्य व्यंग्य की भी एक सीमा होनी चाहिए। इसमें शिष्टाचार का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे साहित्यकार इन विधाओं पर लिखने लगे हैं। गंभीर से गंभीर कवि या लेखक भी हास्य व्यंग्य रचनाएं लिखने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हमने एक अपठित गद्यांश पढ़ा। अब इस पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर हम लोग देंगे। अब देखिए, अपठित गद्यांश जो लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है वह क्या होता है कि अगर आपको गद्यांश एक बार पढ़ करके नहीं समझ में आए तो उसको दोबारा पढ़िए। ठीक है, और दोबारा पढ़ने से पहले उसके प्रश्न पढ़ लीजिए। ठीक है, अब उसके प्रश्न क्या है? हास्य व्यंग्य में का जीवन में क्या महत्व है? हंसने वाले लोगों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? हंसने की अनिवार्यता के लेखक ने क्या उदाहरण दिए हैं? हास्य और व्यंग्य के अंतर को स्पष्ट कीजिए। हास्य व्यंग्य में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? अब आपने प्रश्न पढ़ लिया। अब प्रश्नों को दृष्टिगत रखते हुए जो है आप पुनः एक बार जब गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको उत्तर तुरंत मिलने लगेंगे। ठीक है, और फिर आप वहां से उत्तर सीधे नहीं उतारेंगे बल्कि अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, और गद्यांश का उत्तर कभी भी वन वर्ड में नहीं, वन वर्ड वाला नहीं देना चाहिए। पूरी पंक्ति में उत्तर देना चाहिए जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, ना बहुत अधिक ना बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यह गद्यांश बहुत कठिन नहीं था। मुझे नहीं लग रहा है दोबारा पढ़ने की जरूरत है, लेकिन फिर भी जिसे बेहतर उत्तर लिखना हो उसे दोबारा पढ़ ही लेना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका उत्तर अब कैसे लिखा जा सकता है। पहला प्रश्न है, हास्य व्यंग्य का जीवन में क्या महत्व है? तो हास्य व्यंग्य का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। यह हमारे शरीर और मन को पुलकित करता है, चिंताओं को हम सभी से दूर रखता है, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है, इसीलिए इसे टॉनिकों का टॉनिक भी कहा गया है। ठीक है, ये सबसे ऊपर की लाइनें हैं, आप वहां से देख करके लिख सकते हैं, लेकिन आप इसमें अपनी भाषा के अनुसार लिखेंगे, थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। हंसने वाले लोगों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? हमने गद्यांश में पढ़ा, हंसने वाले लोगों का वर्गीकरण दो प्रकार के लोगों में किया गया है। एक उत्कृष्ट कोटि के लोग जो स्वयं पर हंस सकते हैं, और दूसरे निकृष्ट कोटि के लोग जो किसी का मजाक उड़ा करके या गंदी फूहड़ बातें करके हंसते हैं। जैसे किसी विकलांग व्यक्ति को देखकर हंसना अत्यंत ही निकृष्ट कोटि की हंसी है। ठीक है, इस तरह से आप अपने शब्दों में उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, हंसने की अनिवार्यता के लेखक ने क्या उदाहरण दिए हैं? तो हंसने की अनिवार्यता के लेखक ने उदाहरण देते हुए यह कहा है कि हमारे पूर्वज जो है वह हंसने के लिए एक दिन निर्धारित करते थे। जैसे कि पश्चिमी देशों में 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाता है, और हमारे देश में भी पूर्वजों ने होली को हंसने के लिए ही विशेष दिवस त्योहार के रूप में मनाते थे। हास्य और व्यंग्य के अंतर को स्पष्ट कीजिए। इसमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो हास्य और व्यंग्य में क्या अंतर है? पढ़ा आपने कि हास्य जो होता है वो स्थूल होता है, हंसते ही पता चल जाता है किस बात पर हंसा गया, जबकि इसकी विपरीत जो व्यंग्य होता है वह सूक्ष्म होता है, वह तुरंत जो है पता नहीं चल पाता, और व्यंग्य जिस पर किया जाता है उसे बुरा भी लग सकता है। और इसलिए क्या करना चाहिए कि हास्य व्यंग्य में हमको हमेशा शिष्टाचार रखना चाहिए, शिष्टाचार का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि किसी के प्रति कोई अभद्र टिप्पणी के रूप में कोई व्यंग्य कर दिया जाए। तो इन सब बातों से बचते हुए हमको व्यंग्य करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए इन प्रश्नों के संभावित उत्तर जिन्हें आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। इसी तरह आप अन्य भी गद्यांश पढ़ें और स्वयं देखें कि आप उसका उत्तर अपने शब्दों में दे पा रहे हैं या नहीं। तो मैं आपको जो है पेज नंबर 168 किताब में निशान लगा लें। पेज नंबर 168 पे जो पेज 30 है, 30वें नंबर का अपठित गद्यांश, भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, इस पूरे गद्यांश को पढ़िएगा और इस पर जो 4 प्रश्न दिए गए हैं इसका उत्तर स्वयं अपने शब्दों में लिखिएगा। और यह कार्य आपको अपने हिंदी व्याकरण की कॉपी में करना है, जिसमें आपने मेरे जीवन का लक्ष्य नामक निबंध लिखा है। ठीक है, उसमें अपठित गद्यांश के अंतर्गत इस गद्यांश को लिखिएगा और फिर इसके प्रश्नों का उत्तर आपको स्वतः ही लिखना है।
ठीक है, तो अपठित गद्यांश से बस एक उदाहरण हमने दिया है, बाकी आप स्वयं पढ़ते रहिएगा। अगली कक्षा से पुनः हम लोग व्यावहारिक व्याकरण पे आ जाएंगे और फिर उसके टॉपिक्स प्रारंभ करेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा यहीं पूरी होती है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।